क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल हैज़ द स्मॉलेस्ट रजिस्टिविटी पूछा है हमसे। ठीक है, ऑप्शन दे रखे हैं ग्लास, इन सिलिकॉन, जर्मेनियम, सिल्वर। तो बेसिकली हमारे पास प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन हो गया। 4 मटेरियल दे रखे हैं जिसमें ग्लास जो होता है हमारे पास वो होता है इंसुलेटर, सिलिकॉन और जर्मेनियम होते हैं हमारे पास सेमीकंडक्टर, और सिल्वर जो है वो एक कंडक्टर है। वैसे तो सीधा सीधा सा भी टिक किया जाने वाला आंसर है क्योंकि स्टैंडर्ड रिजल्ट है, फिर भी अगर अपन इसके डिटेल एक्सप्लेनेशन में जाएं तो कंडक्टिविटी जो होती है हमारे पास, कंडक्टिविटी का अगर मैं ऑर्डर लिखूं तो कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है कंडक्टर्स के लिए, देन सेमीकंडक्टर्स, और सबसे कम होती है इंसुलेटर्स के लिए। या बेसिकली बोल सकते हैं इंसुलेटर्स के लिए कंडक्टिविटी होती ही नहीं है क्योंकि काफ़ी लेस अमाउंट में होती है। तो कंडक्टिविटी का तो ये ऑर्डर हो गया। अब रजिस्टिविटी क्या होती है हमारे पास, तो रजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल होती है रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टिविटी। तो जो कंडक्टिविटी का ऑर्डर आया है उसका जस्ट रिवर्स किसका हो जाएगा हमारे पास, रजिस्टिविटी का। तो कंडक्टर्स के लिए सबसे कम रजिस्टिविटी, देन सेमी कंडक्टर सबसे ज़्यादा जो रजिस्टिविटी होगी हमारे पास वो इंसुलेटर्स के लिए होगी। क्लियर। अब क्वेश्चन ने पूछा स्मॉलेस्ट रजिस्टिविटी किसके लिए होगी, तो स्मॉलेस्ट रजिस्टिविटी होगी कंडक्टर के लिए, और ऐसा एग्जाम्पल है केवल हमारे पास सिल्वर। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारे पास, फोर्थ ऑप्शन। उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं जरा। अ सर्टेन वायर A has resistance 81 ohm. The resistance of another wire B of same material and equal length but of diameter thrice the diameter of A. क्या कहा है हमसे कि मान लो कि ये हमारे पास एक वायर है जिसकी कुछ लेंथ है L और डायमीटर रहा होगा कुछ मान लो इसका D। तो इसका रेजिस्टेंस क्या लिखेंगे अपन, R बराबर होता है रो L अपॉन एरिया। तो एरिया को लिखा जा सकता है पाई रेडियस का स्क्वायर, और इसकी वैल्यू जो है हमारे पास कितनी है 81 ओम। ठीक है, अब सवाल ने क्या कहा है कि दूसरे वायर बी के लिए हमको जिसका मटेरियल तो सेम है बट डायमीटर क्या है, इक्वल लेंथ बट डायमीटर थ्राइस है, कि अनदर वायर जिसका मटेरियल सेम है, मतलब जितनी भी चीज़ें मटेरियल पे डिपेंड कर रही हैं वो सारी प्रॉपर्टी सेम रहेंगी, तो रजिस्टिविटी तो हो गई सेम, लेंथ भी क्या दे रखी है सेम, पर डायमीटर जो है वो थ्राइस दे रखा है हमारे पास ए के डायमीटर का। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ से बी का रेजिस्टेंस अगर लिखा जाए तो बी का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, रो एल अपॉन पाई। बी का डायमीटर कितना हो गया 3D, तो उसके हिसाब से बी की रेडियस हो गई 3D/2 का स्क्वायर। तो बी का रेजिस्टेंस कितना आ गया, रो एल अपॉन 9 पाई D/2 का होल स्क्वायर, जिसको अपन साफ साफ देख सकते हैं कि ये वैल्यू जो है वो ए के रेजिस्टेंस की बाई 9 है। मतलब जितना भी ए का रेजिस्टेंस है उसका 1/9 टाइम्स बी का रेजिस्टेंस होगा। अब ए का रेजिस्टेंस कितना दे रखा है 81 ओम, तो साफ साफ कह सकते हैं कि वायर बी का रेजिस्टेंस कितना रहा होगा 90 ओम 9 ओम रहा होगा। तो हमारे पास करेक्ट आंसर कितना आ गया, फोर्थ ऑप्शन। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं जरा। अ कॉपर वायर of radius 1 mm contains 10 to the power 22 free electrons per cubic meter. The drift velocity of free electrons when 10 ampere current flows through the wire will be, and the charge on electron is given. ठीक है, तो रिलेशन हमको पता है कि कोई भी कंडक्टर अगर है हमारे पास एक यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया ए का, तो उसमें से फ्लो होने वाला करंट जो होता है उसकी वैल्यू होती है I = NEA/VD, जहाँ पे I करंट है, N है नंबर डेंसिटी कि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, E है इलेक्ट्रॉन का चार्ज, A है हमारे पास क्रॉस सेक्शन एरिया, और VD क्या होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। हमको इस सवाल में बाकी सारा डाटा दे के ड्रिफ्ट वेलोसिटी पूछी हुई है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा I/NEA। अब रखते हैं इसकी वैल्यू। करंट दे रखा है 10 एम्पियर, नंबर डेंसिटी दे रखी है 10⁻22 फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर क्यूबिक मीटर, मतलब सब कुछ ऐसा यूनिट में, कोई कन्वर्जन की जरूरत नहीं है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है हमारे पास 1.6 × 10⁻−19 जो कि गिवन भी किया हुआ है। अब एरिया कितना हो जाएगा क्रॉस सेक्शन का सर्कुलर एरिया मानते हुए πr² से पाई, रेडियस की वैल्यू है 10⁻³ मीटर, क्योंकि 1 mm दे रखा है, मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो πr²। यहाँ से हमारे पास ऐसा यूनिट में ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ जाएगी।
तो फर्दर इसको सॉल्व करते हैं। तो ये वैल्यू हो गई हमारे पास 10/1.6 इंटू पाई 10⁻⁻19 और माइनस का 6, ये हो गया पावर हमारे पास माइनस का 25। ठीक है, अब 10⁻22 और 10⁻−25 कितना हो गया नीचे 10⁻−3, जो कि ऊपर जाके पावर प्लस में हो जाएगी, तो ऊपर बन जाएगा 10 इंटू 10⁻+3 अपन 1.6 पाई। सॉल्व करते हैं इसको, 1.6 को डिवाइड करोगे तो ये बन जाएगा 0.62 पाई इंटू 10 इंटू 10⁻3 अपॉन पाई। सो दिस वैल्यू इज 6.25 इंटू 10⁻3 मीटर पर सेकेंड। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? फोर्थ ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं जरा। द EMF ऑफ अ सेल हैविंग इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ohm इज बैलेंस्ड अगेंस्ट अ लेंथ ऑफ 330 सेंटीमीटर on a potentiometer wire. When an external resistance of 2 ohm is connected across the cell, the balance length will be. बेसिकली पोटेंशियोमीटर जो है उसके एक्सपेरिमेंट पे सवाल है, तो एक बार हल्का सा इसकी थ्योरी रिकॉल कराया था हमें। पोटेंशियोमीटर एक्सपेरिमेंट में क्या होता है हमारे पास कि ये एक वायर हो गया, ठीक है, एक वायर है जिसकी लेंथ है मान लो कैपिटल एल लेंथ है इसकी, और इसका कुछ रेजिस्टेंस रहा होगा मान लो R0 ओम, इस वायर का रेजिस्टेंस है, इसको AB को नाम दे देते हैं अपन पोटेंशियोमीटर वायर। अब कुछ सप्लाई लगाएंगे यहाँ पर, ये कोई सोर्स लगा दिया मान लो अपन ने ई सोर्स जिसका EMF है, कुछ सीरीज रेजिस्टेंस लगा दिया मान लो RS, ठीक है। अब इसमें जैसे स्विच को ऑन करेंगे अपन, जैसे स्विच को ऑन करेंगे तो करंट जाएगा, तो हमारे पास AB वायर पे कुछ ड्रॉप आएगा I इंटू R0। इस AB वायर पे जो ड्रॉप है इसको नाम दे देता हूँ मैं VAB। ये जो सर्किट अभी दिखाई दे रहा है तो मैं इसे कहते हैं अपन पोटेंशियोमीटर का प्राइमरी सर्किट। तो पूरे के पूरे AB वायर मतलब L लेंथ पे ड्रॉप कितने का आएगा, AB का ऑब्वियसली करंट की डायरेक्शन में हमारे पास वोल्टेज डिक्रीज होता है, तो A हाई वोल्टेज पे होगा और B लो वोल्टेज पे होगा। क्लियर? तो पूरी L लेंथ पे ड्रॉप है VAB, तो यूनिट लेंथ पे ड्रॉप कितना आ जाएगा हमारे पास VAB/L। इसको अपन क्या बुलाएंगे? पोटेंशियल ग्रेडियंट PG। इन शॉर्ट इसको मैं PG बुला देता हूँ, पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या बता रहा है? बेसिकली वोल्ट पर मीटर, या फिलहाल चलो मैं लेंथ अगर सेंटीमीटर में ले लूँ तो वोल्ट पर सेंटीमीटर, कि पर सेंटीमीटर पे कितने वोल्टेज का ड्रॉप आएगा, इसे अपन कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब इससे फ़ायदा क्या होगा कि यूनिट पर सेंटीमीटर पे, 1 सेंटीमीटर पे अगर PG के इक्वल ड्रॉप है तो किसी भी L सेंटीमीटर पे कितना ड्रॉप आ जाएगा? पोटेंशियल ग्रेडियंट इंटू L सेंटीमीटर। तो किसी भी लेंथ पे कितना ड्रॉप आएगा इतना अपन को पता लग सकता है। क्लियर? अब इस चीज़ को अगर अपन काम में लेके एक्सपेरिमेंट की अगर अपन बात करें तो किसी भी सेल का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो 2 स्टेप में फाइंड किया जाता है। मैं जरा दोनों स्टेप्स की बात कर रहा हूँ कैसे कैसे अपन फाइंड करते हैं। तो जैसे फर्स्ट पार्ट है हमारे पास कि किसी भी सेल का EMF डिटेक्ट करना अपन को हो कि कितना EMF होता है। तो उसके लिए यहाँ से फर्दर अपन एक सेल कनेक्ट किया, मान लो इसका EMF है E, कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होगा इसका r, ठीक है। ये गैल्वेनोमीटर लिया अपन ने और उसकी हेल्प से जो कि कनेक्ट करके यहाँ पे इसको टच कराएंगे। अब इसको टच करा के देखेंगे अपन कि किस पॉइंट पे गैल्वेनोमीटर में नल डिफ्लेक्शन आ रहा है। मान लो किसी L1 लेंथ पे यहाँ पे नल डिफ्लेक्शन आ गया। नल डिफ्लेक्शन का मतलब ये कि गैल्वेनोमीटर में कोई करंट नहीं जा रहा, मतलब जितना ड्रॉप हमारे पास इस AC लेंथ के अक्रॉस आया है उतना ही वोल्टेज किसके अक्रॉस रहा होगा? A' के अक्रॉस रहा होगा। क्लियर? अब यहाँ करंट 0 है गैल्वेनोमीटर में, मतलब R पे तो ड्रॉप आएगा नहीं, तो VA' माइनस VC' की वैल्यू EMF के ही बराबर रही होगी, क्योंकि E माइनस IR में, ठीक है, टर्मिनल वोल्टेज अगर E माइनस IR में लिखूँ तो I 0 है, इसलिए हमारे पास A और C के अक्रॉस एग्जैक्टली EMF के बराबर ही ड्रॉप होगा। क्लियर? अब अगर A' और C' के अक्रॉस EMF E के बराबर ड्रॉप है तो A और C के अक्रॉस भी इतना ही होगा, तो VA' माइनस VC' उतना ही होगा जितना VA माइनस VC है, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में इसमें कोई करंट नहीं जा रहा है, ठीक है, कोई करंट नहीं जा रहा, हमारे पास ऑब्वियसली पोटेंशियल डिफरेंस सेम होना चाहिए। तो A' और C' के अक्रॉस तो पोटेंशियल डिफरेंस EMF के बराबर हो गया। अब A और C के अक्रॉस कैसे लिखें अपन? तो A और C के अक्रॉस कैसे लिखेंगे? तो यूनिट लेंथ पे पोटेंशियल ग्रेडियंट के बराबर है, तो L1 लेंथ पे कितना हो जाएगा? पोटेंशियल ग्रेडियंट इंटू L1। इतना EMF रहा होगा हमारे पास किसका? इस सेल का। क्लियर? अब बैलेंस लेंथ अपन स्केल से मेजर कर लेंगे तो उससे हमारे पास क्या है? पोटेंशियल बैलेंस लेंथ पता लग जाएगी, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट को लेंथ से मल्टीपल करके EMF आ जाएगा। दूसरा स्टेप, अगर मान लो अपन को इंटरनल रेजिस्टेंस अगर कैलकुलेट करना, ध्यान देना इस तरीके से केवल EMF आया, इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं आया। अब इंटरनल रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए क्या करते हैं? सेम प्रोसेस को दूसरी बार फिर से रिपीट करते हैं अपन। सेम चीज़ फिर से रिपीट की जाती है। कैसे? कि यही सोर्स लिया अपन ने ES का, सीरीज रेजिस्टेंस लगाया, स्विच को ऑन किया प्राइमरी सर्किट को, ये AB है हमारे पास AB वायर जिसकी पोटेंशियल ग्रेडियंट कुछ PG रही होगी, ये EMF है जिसका EMF अपन को पता नहीं था, जो कि अपन पता लगा चुके हैं।
ये इंटरनल रेजिस्टेंस R। अब इंटरनल रेजिस्टेंस लगाने के लिए अपन क्या करते हैं, सेकेंडरी सर्किट में एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो अपन को पहले से पता हो, कैपिटल R अलग से अपन को खुद को ऐड करना पड़ता है। और यहाँ गैल्वेनोमीटर लगाया, अब अपन इसको फिर से नल डिफ्लेक्शन की कंडीशन मेजर करेंगे। क्लियर। अब मान लो ये डिफ्लेक्शन, नल डिफ्लेक्शन जो आया मान लो L2 लेंथ पे आ गया, तो होगा क्या, जैसे नल डिफ्लेक्शन मिलेगा मतलब इस ब्रांच में करंट जीरो हो गया, तो ना तो ऊपर वाली ब्रांच से करंट आएगा ना यहाँ से करंट जाएगा, मतलब प्राइमरी सर्किट और सेकेंडरी सर्किट टोटली आइसोलेटेड सर्किट की तरह बिहेव करेंगे। क्लियर है। अब पिछले पार्ट में तो क्या था कि यहाँ कोई भी करंट फ्लो होने के लिए जगह नहीं थी, तो उसमें पूरा ही करंट जीरो हो गया, इसलिए जो वायर आया था हमारे पास उस पर ड्रॉप बैलेंस हुआ था किससे, ईएमएफ से। लेकिन यहाँ अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे नीचे वाले सर्किट में अब इंडिपेंडेंट सर्किट की तरह बिहेव करेगा, तो यहाँ करंट फ्लो होने के लिए जगह है, तो इसके अंदर कोई करंट आई डैश जो है वो I1 जो फ्लो होगा। तो अब ए डैश और सी डैश के अक्रॉस वोल्टेज जो है वो ईएमएफ के बराबर ना होके इसके टर्मिनल वोल्टेज के बराबर होगा। क्लियर है। तो मैं एक टर्मिनल वोल्टेज अगर मैं निकालूं कि वी ए डैश माइनस वी डी सी डैश कितना आएगा, तो टर्मिनल वोल्टेज कितना आ जाएगा, ई माइनस आई आर। या तो आप ऐसे निकाल लो, या पैरेलल कॉम्बिनेशन के हिसाब से ए डैश और सी डैश पे उतना ही वोल्टेज ड्रॉप होगा जितना आर पे होगा, तो वोल्टेज डिवाइड रूल भी लगा सकते हैं। तो मैं सीधा वोल्टेज डिवाइड रूल लगा रहा हूँ। तो ए डैश और सी डैश के अक्रॉस कितना वोल्टेज आ जाएगा, कैपिटल आर अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू ई एम एफ, इतना वोल्टेज ड्रॉप रहा होगा ए डैश और सी डैश के अक्रॉस। ठीक है। अब बैलेंस लेंथ अगर मिली है, नल डिफ्लेक्शन अगर मिला, तो मैं कह सकता हूँ कि इस टाइम पे ए और सी के अक्रॉस उतना ही वोल्टेज रहा होगा जितना ए डैश और सी डैश के अक्रॉस है। मतलब वी ए डैश माइनस वी सी डैश की वैल्यू बराबर है वी ए माइनस वी सी के। वी ए डैश सी डैश किसके बराबर है, टर्मिनल वोल्टेज के बराबर। क्लियर। और ए डैश माइनस सी डैश किसके बराबर है, नई बैलेंस लेंथ पे पोटेंशियल ड्रॉप के बराबर। क्लियर है। अब ई की वैल्यू अपन ने फर्स्ट पार्ट से ऑलरेडी मेजर कर ली, कितनी है, पी जी इंटू L1। तो यहाँ अगर मैं पी जी इंटू L1 यहीं पर अगर पुट कर दूँ तो आर बाई आर प्लस स्मॉल आर, ये बन जाएगा पी जी इंटू L1 बराबर पी जी इंटू L2। पी जी से पी जी कैंसिल, तो ये रिलेशन आ गया हमारे पास, कैपिटल आर L1 बराबर कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर L2। अपन को यहाँ से स्मॉल आर कैलकुलेट करना है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। तो स्मॉल आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से ये आ गई हमारे पास कैपिटल आर L1 बाई L2 माइनस कैपिटल आर, तो स्मॉल आर की वैल्यू आ गई कैपिटल आर L1 बाई L2 माइनस 1। इस तरीके से अपन एक्सपेरिमेंटली जो है वो कैलकुलेट करते हैं कि किसी भी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस। अब इसी चीज़ आपको अपन को काम में लेना है। ठीक है। तो मैं ज़रा एरेज कर रहा हूँ सारा। अब अपन सवाल पढ़ते हैं। तो सवाल में क्या क्या रखा हमसे, कि द ईएमएफ ऑफ द सेल हैविंग इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर 1 ओम, कि स्मॉल आर की वैल्यू तो इसने 1 ओम दे दी। इसको बैलेंस किया गया अगेंस्ट अ लेंथ ऑफ 330। जब अपन ने इसके ईएमएफ को बैलेंस किया तो 330 जो है हमारे पास वो क्या आई, बैलेंस लेंथ। मतलब हमारे इस एक्सपेरिमेंट के लिए इन्होंने हमको L1 गिवन कर दिया, तो L1 कितना आ गया हमारे पास, 330 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या बोला है कि जब अपन ने एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 2 ओम, मतलब कैपिटल आर की वैल्यू अपन को गिवन कर दी, 2 ओम कनेक्ट किया, तो उस टाइम बैलेंस लेंथ कितनी होगी, L2 पूछा। अभी तक अपन क्या करते थे, L1 L2 मेजर करके स्मॉल आर कैलकुलेट करते थे। इसमें इसने क्या किया, स्मॉल आर गिवन करके कैपिटल आर गिवन करके L2 पूछा, नई बैलेंस लेंथ। तो सीधा फॉर्मूले में वैल्यू रख देते हैं। इसमें स्मॉल आर की वैल्यू है हमारे पास 1 ओम, कैपिटल आर एक्सटर्नली जो लगाया गया 2 ओम, L1 हमारे पास है 330, L2 अपन को कैलकुलेट करना है। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास 1/2 इक्वल टू, अब सबको सेंटीमीटर में रखा तो L2 बाई डिफॉल्ट सेंटीमीटर में निकलने वाला है। तो ये आ गया हमारे पास 1/2 इक्वल टू 330 बाई L2 माइनस 1। मैं तो सॉल्व कर रहा हूँ ज़रा से, 330 बाई L2 माइनस 1, तो ये आ गया 330 बाई L2 इक्वल टू 1/2 प्लस 1 से ये आ गई 3/2 वैल्यू। सॉल्व करते हैं ज़रा इसको, 3 से जाएगा हमारे पास 110 टाइम्स बराबर 1/2। तो L2 की वैल्यू कितनी आ गई, 220 सेंटीमीटर। तो मैं कह सकता हूँ कि जब अपन ने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा के बैलेंस कराया गया होगा इस पूरे सिस्टम को, तो उस टाइम नई बैलेंस लेंथ कितनी रही होगी, 220 सेंटीमीटर। मतलब करेक्ट ऑप्शन विल बी थर्ड आंसर। उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए ज़रा। The resistance of a carbon resistor determined from the color codes is 22,000 plus minus 5% ohm. The color of the third band must be. तो कलर कोडिंग का हमारे पास क्वेश्चन है। तो अगर किसी भी कार्बन रेजिस्टेंस के लिए हम कलर कोडिंग की बात करें तो किस तरीके से की जाती है, पहले तो ये समझते हैं। ठीक है। तो जैसे हम कोई कार्बन रेजिस्टेंस शो किया हुआ है राइट में,
ठीक है। इसमें हमारे पास 4 कलर्स की जो है वो बैंड आपको नज़र आ रही हैं, अलग अलग कलर की, ठीक है। अब हर कलर का क्या होता है, हमारे पास कुछ वैल्यू होती है। जैसे फर्स्ट बैंड जो है मान लो उसके करस्पॉन्डिंग जो नंबर आ रहा है वो है हमारे पास ए, सेकंड बैंड के करस्पॉन्डिंग नंबर आ रहा है मान लो बी, थर्ड के करस्पॉन्डिंग सी एंड फोर्थ के करस्पॉन्डिंग डी। तो इसमें शुरुआत के जो 2 बैंड हैं हमारे पास, फर्स्ट और सेकंड बैंड, ये रेजिस्टेंस की शुरुआत की 2 सिग्निफिकेंट डिजिट देते हैं, ए और बी, क्लियर। और ये जो थर्ड बैंड है हमारे पास ये देता है 10 का मल्टीप्लायर, ठीक है, लिखा हुआ भी है ऊपर। थर्ड कलर क्या देगा हमको, 10 का कितना मल्टीप्लायर है। और साथ में जो फोर्थ कलर है ये देता है प्लस माइनस % में हमारे पास टॉलरेंस कितनी है, ठीक है। अब किस कलर के करस्पॉन्डिंग क्या वैल्यू दी गई है वो आपको टेबल में शो की हुई है। जैसे ब्लैक कलर के लिए सिग्निफिकेंट फिगर 0 लेते हैं अपन, और मल्टीप्लायर होता है 10 की पावर 1 होता है हमारे पास, सॉरी मल्टीप्लायर जो होता है वो हमारे पास 10 की पावर 0 से 1 हो जाएगा, ठीक है। ब्राउन कलर के करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू होती है वो 1 होती है और उसका मल्टीप्लायर हो जाएगा 10 की पावर 1। रेड कलर के लिए 2 होती है, मल्टीप्लायर हो जाएगा 10 की पावर 2। कुल मिला के जो इसकी बेस बैंड की जो हमारे पास वैल्यू है वही मल्टीप्लायर में चली जाती है। जैसे ग्रीन के करस्पॉन्डिंग अगर वैल्यू की बात करूँ तो 5 है, तो अगर ये थर्ड बैंड में अगर ये बनेगा तो इसका मल्टीप्लायर क्या बनेगा, 10 की पावर 5 बन जाएगा। फोर्थ कलर जो है वो टॉलरेंस को इस तरीके से डिनोट कर रहा है। जैसे गोल्ड कलर के लिए हमने 5% की टॉलरेंस डिफाइन कर रखी है, सिल्वर कलर के लिए 10% की टॉलरेंस डिफाइन कर रखी है, ठीक है। अब इस इन्फॉर्मेशन को काम में लेते हुए अगर हम क्वेश्चन को सॉल्व करें तो क्या नज़र आ रहा है हमको, पहले तो इसको शुरुआत में यहाँ पे 2 डिजिट्स बनानी है, अपन को 10 का मल्टीप्लायर बनाना है। तो इस रेजिस्टेंस को अगर मैं गिवन फॉर्मेट में अगर कन्वर्ट करूँ तो क्या वैल्यू आएगी रेजिस्टेंस की, ये हो जाएगा 22 और 1000 को लिखना पड़ेगा 10 की पावर 3 ताकि 10 का मल्टीप्लायर बन सके, प्लस माइनस 5%। तो साफ साफ इससे नज़र आ रहा है हमारे पास कि शुरुआत के 2 कलर जो है हमारे पास वो शुरुआत के 2 कलर बैंड्स जो हैं उनके करस्पॉन्डिंग 2 वैल्यू आ रही है। और 2 किसके लिए आ रखा है, रेड के लिए। तो फर्स्ट कलर बैंड भी रेड कलर का होगा और सेकंड कलर बैंड जो है वो भी हमारे पास रेड कलर का होगा। फिर हमारे पास 10 का मल्टीप्लायर 3 दिख रहा है और 3 के करस्पॉन्डिंग क्या वैल्यू है, ऑरेंज, ठीक है। तो थर्ड कलर जो है वो हमारे पास वो ऑरेंज कलर का बैंड होगा, ठीक है। और 5% टॉलरेंस के लिए जो फोर्थ कलर रहा होगा हमारे पास वो गोल्डन कलर रहा होगा। मतलब ये एक ऐसा कार्बन रेजिस्टेंस है जिसके 4 बैंड्स में शुरुआत के 2 बैंड रेड कलर के हैं, थर्ड बैंड है ऑरेंज कलर का, फोर्थ बैंड किसका है, गोल्डन कलर का। तो क्वेश्चन के हिसाब से द कलर ऑफ द थर्ड बैंड मस्ट बी क्या हो जाएगा हमारे पास, ऑरेंज, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए ज़रा। इफ़ द गैल्वेनोमीटर जी does not show any reading, any deflection in the circuit shown, the value of R is given by, कि ये जो सर्किट है इसमें गैल्वेनोमीटर में कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं है, मतलब इस ब्रांच में जो है वो करंट 0 है, ठीक है। तो इसके अक्रॉस तो कोई ड्रॉप आएगा नहीं क्योंकि इसमें करंट ही नहीं है। तो जितना भी ये 2 वोल्ट की बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस है वो वही किसके अक्रॉस हो जाएगा, इस R के अक्रॉस। तो अगर मैं सर्किट को रीड्रॉ करूँ तो कैसा नज़र आएगा मेरे को, ये 400, ये 10 वोल्ट की बैटरी, इसके साथ लगा हुआ है ये R। अब गैल्वेनोमीटर में कोई करंट जा नहीं रहा है तो इस ब्रांच को अगर यहाँ से हटा भी दिया जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा सर्किट पे, क्योंकि जितना भी करंट 400 से आया वो पूरा का पूरा R में गया है। तो 400 और R आ गए सीरीज में, जहाँ पे R के अक्रॉस 2 वोल्ट का वोल्टेज ड्रॉप है, ठीक है। अब इजीली वोल्टेज डिवाइड रूल लगा के हम यहाँ पे इस R की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो वोल्टेज डिवाइड रूल क्या होता है, अगर मैं हल्का सा रिकॉल कर रहा हूँ कि अगर 2 रेजिस्टेंस हमारे पास R1 और R2 किसी सप्लाई V वोल्टेज के साथ सीरीज में है, तो सीरीज में एक के अक्रॉस V1 ड्रॉप आ रहा है और दूसरे के अक्रॉस V2, तो करंट तो इसमें सेम होता है सीरीज में, तो वोल्टेज जो है वो V बराबर IR से रेजिस्टेंस के रेशो में डिवाइड हो रहा होता है। तो अगर मैं इंडिविजुअल का वोल्टेज अगर मैं निकालूँ, जैसे अगर मैं V2 की वैल्यू अगर फाइंड करूँ तो वो क्या हो जाएगा, V2 का रेशो अपॉन टोटल रेशो इनटू टोटल अप्लाइड वोल्टेज, ठीक है। तो ये वोल्टेज डिवाइड रूल जरा कैपिटल R पे लगाते हैं, तो R के अक्रॉस ड्रॉप कितना आ जाएगा, R का रेजिस्टेंस अपॉन में टोटल रेजिस्टेंस इनटू टोटल अप्लाइड वोल्टेज, जो कि कितना दे रखा है, 2 वोल्ट। सिंप्लीफाई करते हैं, 2 से ये 5 टाइम्स कैंसिल हो गया, तो 5R इक्वल टू R प्लस 400, तो 4R इक्वल टू 400, तो R की वैल्यू आ गई 100 ओम। मतलब ये जो अननोन रेजिस्टेंस R जो है इसकी वैल्यू 100 ओम होगी। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। देखते हैं जरा, द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द करंट इन द फॉलोइंग सर्किट इज, कि हमको एक सिंपल सर्किट दे रखा है सिंगल लूप के साथ,
और इसमें से करंट पूछा है कि ए बी वाली ब्रांच में ई के थ्रू जो करंट जा रहा है उसकी डायरेक्शन कितनी होगी और वैल्यू कितनी होगी। तो सिंगल लूप के लिए सिंपली हम KVL अप्लाई कर सकते हैं। मैं मान लेता हूँ कि जो करंट है वो इसमें क्लॉकवाइज सेंस में फ्लो हो रहा है जिसकी वैल्यू है I। अब मैंने इसको क्लॉकवाइज माना है। अगर I की वैल्यू पॉजिटिव आ गई मतलब ये क्लॉकवाइज ही फ्लो हो रहा है। अगर I की वैल्यू मान लो सॉल्यूशन करने से नेगेटिव आ गई तो इसका मीन ये निकलेगा कि मैंने डायरेक्शन गलत मान लिया, करंट क्लॉकवाइज ना होकर एंटी क्लॉकवाइज होगा। क्लियर। तो फिलहाल अब अपना अप्लाई करते हैं वोल्टेज लॉ KVL अप्लाई करते हैं और देखते हैं कि I की वैल्यू क्या आएगी। ठीक, तो मैं इस पॉइंट A से स्टार्ट करता हूँ ज़रा वोल्टेज लिखना करंट की डायरेक्शन में। तो A का पोटेंशियल मैं मान लेता हूँ VA है। ठीक है, अब करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो 2 ओम पे ड्रॉप आएगा I इंटू R का। ठीक है, फिर बैटरी के लिए लो से हाई की तरफ जा रहे हैं तो प्लस का 10। फिर अगली बैटरी के लिए हाई से लो की तरफ जा रहे हैं तो डिक्रीज हो गया -5। देन रेजिस्टेंस पे करंट की डायरेक्शन में ड्रॉप होगा -IR। फिर यहाँ से अगेन करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो रेजिस्टेंस पे फिर ड्रॉप आएगा I इंटू R। और ये सब करते हुए अगर अपन कहाँ पे पहुँच गए A पे, तो ये सब डिड्यूस होके ये हमारे पास VA के बराबर हो जाएगा। VA से VA कैंसिल, तो ये बन गया माइनस का 2I माइनस का I एंड माइनस का 7I माइनस का 10I हो गया, जो कि RHS में जाके हो जाएगा प्लस का 10I। और इधर 10 एंड 5 इज 5, तो I की वैल्यू आ गई यहाँ से 0.5 एम्पियर। ठीक है, अब पॉजिटिव आया मतलब मैंने जो डायरेक्शन कंसिडर किया वो बिल्कुल सही है। करंट जो है इसमें इसी डायरेक्शन में जाएगा और कितना जाएगा 0.5 एम्पियर। तो आंसर हो जाएगा A से B की तरफ जाएगा थ्रू E 0.5 एम्पियर। तो आंसर क्या हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन में देखो तो 0.5 एम्पियर होगा फ्रॉम A टू B थ्रू E। करेक्ट आंसर इज फर्स्ट ऑप्शन। क्लियर। इस सवाल को वैसे हम इतना किए बगैर भी डायरेक्टली इसकी डायरेक्शन बता सकते थे। कैसे कि देखो इसमें 2 ही बैटरी हैं और 10 वोल्ट की बैटरी जो है वो क्लॉकवाइज में करंट फ्लो कराना चाह रही है, लेकिन 5 वोल्ट की बैटरी एंटी क्लॉकवाइज में करंट चलाना चाह रही है। डेफिनेटली 10 वोल्ट की बैटरी का EMF ज़्यादा है तो वो डोमिनेट करेगी, तो करंट इसमें क्लॉकवाइज ही चलेगा। ठीक है, बाकी वैल्यू के लिए अपन एक तरीका और क्या अपना सकते थे कि E इक्वलेंट ले लो, तो 10 वोल्ट चलाएगा क्लॉकवाइज में, 5 चलाएगा एंटी क्लॉकवाइज में, तो टोटल बैटरी तो बन गई इक्वलेंट कितनी की बच जाएगी 10 - 5 से 5 वोल्ट की। बाकी सारे रेजिस्टेंस एक ही साथ सीरीज में आ रहे हैं तो इक्वलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 1 and 9 10 ओम। तो सीधा बोल सकता हूँ कि इसमें क्लॉकवाइज में करंट जाएगा, कितना जाएगा V/R से 0.5 एम्पियर डायरेक्टली निकाला जा सकता था, ऑरली भी है। क्लियर। नंबर 8 देखिए ज़रा, 10 रजिस्टर्स ईच ऑफ रेजिस्टेंस कैपिटल R आर कनेक्टेड इन सीरीज टू ए बैटरी ऑफ EMF E। कि हमने 10 रेजिस्टेंस लिए हैं और हर एक कैपिटल R के हैं और इनको सीरीज में कनेक्ट किया गया है। तो पहले तो इनको अगर मैं इक्विवेलेंट से रिप्लेस कर दूं तो 10 रेजिस्टेंसेस को अगर मैं सीरीज में लगाऊंगा तो कितना आ जाएगा 10R। और फिर इसको एक नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस की एक बैटरी से कनेक्ट किया गया है जिसका EMF है E। तो इसमें करंट कितना हो जाएगा, करंट की वैल्यू हो जाएगी इसमें E/10R। अब आगे क्या बोला है, देन 2000 कनेक्टेड इन पैरेलल टू द सेम बैटरी। अब इन सारे रजिस्टेंसेज को 10 रजिस्टेंसेज को क्या किया पैरेलल में कनेक्ट किया। अब R के अगर 10 रजिस्टेंस पैरेलल में लगा देंगे तो उनका इक्विवेलेंट कितना बन जाएगा R/10। और इसको बैटरी से अब कनेक्ट किया गया है तो अब नया करंट कितना आएगा I2, तो वो आ जाएगा EMF अपॉन नया रेजिस्टेंस। और सवाल ने क्या बोल रखा है कि पहले वाले करंट का n टाइम्स हो गया, तो n पूछा कितना होगा। तो यहाँ से हमको साफ साफ n की वैल्यू नज़र आ रही है, कितनी आ गई 100। तो नया करंट जो है वो 100 टाइम्स हो जाएगा प्रीवियस करंट के। तो करेक्ट आंसर इज फर्स्ट ऑप्शन। ओके, 9 देखते हैं ज़रा। द रेजिस्टेंस ऑफ प्लेटिनम वायर at 0 degrees Celsius is 2 ohm and 6.8 ohm at 80 degrees Celsius. The temperature coefficient of the resistance of the wire is। तो देखो रेजिस्टेंस के लिए अगर मैं टेम्परेचर की डिपेंडेंसी की बात करूं तो फॉर शॉर्ट रेंज इन चेंज इन टेम्परेचर रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है R0 1 + αT, जहाँ पे R0 क्या है 0 डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टेंस, अल्फ़ा क्या है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस एंड टी क्या है टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस।
और आर क्या है, 80 डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टेंस। तो सीधा इस रिजल्ट को अपन काम में लेते हैं। तो हमको 80 डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टेंस गिवन किया हुआ है, कितना है 6.8 ओम। तो 6.8 इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टेंस 1 प्लस एल्फ़ा और 80 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर। बस सिंपली वैल्यू आ गई यहाँ से। तो कितना हो गया ये हमारे पास 3.4 इक्वल टू, तो यहाँ से 2.4 अपॉन में 80 इक्वल टू एल्फ़ा। तो एल्फ़ा की वैल्यू आ रही है यहाँ से 0.03 डिग्री सेल्सियस इनवर्स, या बोल दो 3 इंटू 10⁻⁻² डिग्री सेल्सियस इनवर्स। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन। ठीक है। रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस एज। तो देखो टर्म्स क्या है हमारे पास, रेजिस्टेंस का जो रेसिप्रोकल होता है उसको कहते हैं अपन कंडक्टेंस, जी से इसको डिनोट किया जाता है। रेजिस्टेंस की यूनिट अगर ओम है तो इसकी यूनिट हो जाएगी ओम इनवर्स, या इसी को महो से भी डिनोट करते हैं और इसी को ही साइमन से भी डिनोट करते हैं। ठीक है। तो रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल क्या होता है, कंडक्टेंस। यहीं अगर बात करूँ रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल क्या होता है, तो वो होती है कंडक्टिविटी। फिलहाल इस सवाल के लिए आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। 4 volt and internal resistance 0.5 ohm is connected to 7.5 ohm external resistance. The terminal potential difference of the cell is, क्या कहा है हमसे कि एक सेल है जिसका 4 वोल्ट का EMF है और इसका खुद का रेजिस्टेंस 0.5 ओम है, और इसके इन दोनों टर्मिनल्स को, ये पूरा का पूरा सेल हो गया, और इसके इन दोनों टर्मिनल्स को कनेक्ट किया है एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 7.5 ओम से। देखो एक ही सवाल को सॉल्व करने के करंट इलेक्ट्रिसिटी में बहुत से तरीके हैं, तो मैं यहाँ तुम्हें कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट बता रहा हूँ जिससे क्या कई जगह चीज़ें आसान हो जाती हैं। कि अगर कोई सेल है ये EMF इंटरनल रेजिस्टेंस R का, अगर ये आइसोलेटेड है, इसमें कोई करंट नहीं है, तो इसका टर्मिनल वोल्टेज जो आएगा दोनों टर्मिनल्स के अक्रॉस, इन दोनों टर्मिनल्स के अक्रॉस, वो हो जाएगा EMF के ही बराबर। लेकिन यहीं पे अगर ये सप्लाई दे रहा है सर्किट को, करंट इससे निकल रहा है, तो टर्मिनल वोल्टेज कम हो जाता है IR से, जहाँ R इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है। और वहीं अगर ये खुद एनर्जी ले रहा है, चार्ज हो रहा है, तो इसका टर्मिनल वोल्टेज इंक्रीज हो जाता है IR से। फिलहाल इस सवाल की अगर मैं बात करूँ तो इसमें एकलौती यही बैटरी लगी हुई है, तो यही सर्किट को एनर्जी देगी, मतलब ये डिस्चार्जिंग बैटरी है, तो इसका टर्मिनल वोल्टेज हो जाएगा E-IR। अब करंट फाइंड करना, 7.5 और 0.5 सीरीज में हो गए, तो इसमें से करंट कितना आएगा, टोटल सप्लाई वोल्टेज अपन में R इक्वलेंट सीरीज में बन गया 7.5 और 0.5 से 8 ओम, तो 0.5 एम्पियर का करंट है। तो टर्मिनल वोल्टेज आ जाएगा E-I इंटू R। तो ये आ गया 4 माइनस 0.25 से 3.75 वोल्ट जो है सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द इन्फानाइट नेटवर्क गिवन बिलो इज। ये हमको एक नेटवर्क दे रखा है जिसमें इन्फानाइट रेजिस्टेंस लगे हुए हैं और इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। ऐसे इन्फानाइट लैडर प्रॉब्लम्स की अगर मैं बात करूँ तो जनरली इनमें क्या होता है, एक पर्टिकुलर यूनिट जो है वो बार बार रिपीट होती हुई देखने को मिलती है। जैसे यहाँ अगर तुम देखो तो ये 111 ये जो यूनिट है हमारे पास लगातार रिपीट होती हुई नज़र आ रही है। अगर मैं तुमसे कहूँ कि इस पॉइंट को A और B नाम दे दूँ और इसके एक यूनिट हटाने के बाद में इन पॉइंट्स को मैं A डैश और B डैश नाम दे दूँ, तो ऐसे इन्फानाइट लैडर्स के सवाल को करने का तरीका क्या है कि अगर मैं इसमें से पहली यूनिट ये वाली अगर हटा भी दूँ, A यूनिट अगर मैं यहाँ से हटा भी दूँ, तो A और B के बीच में तो भी ये सर्किट A डैश और B डैश के बीच में एग्जैक्टली वही है, क्योंकि इन्फानाइट टर्म्स हैं, तो भी एग्जैक्टली वही है जो A और B के बीच में है। मतलब क्या कहना चाह रहा हूँ कि अगर मैं R इक्विवेलेंट की वैल्यू अक्रॉस A एंड B अगर मैं X मान लूँ, तो A डैश और B डैश के बीच में भी X एज्यूम किया जा सकता है, क्योंकि एक यूनिट को हटाने से, एक यूनिट को अगर छुपा भी लो तुम, इस पूरी यूनिट को अगर छुपा भी लें तो भी सर्किट सेम ही है, तो R इक्विवेलेंट A डैश और B डैश के बीच में भी X कंसिडर होगा। बस इसी कंसेप्ट को काम में लेते हुए सवाल किया जा सकता है। वही वाली बात है कि पूरा समुद्र भरा हुआ है, उसमें से एक बूंद पानी निकाल भी लिया जाए तो भी उसका टोटल अमाउंट जो है वाटर की लगभग उतनी ही रहेगी।
तो कंसेप्ट को काम में लेते हैं। मैं मान लेता हूँ ए डैश और बी डैश के बीच में आर इक्वलेंट एक्स है, एक्स फाइंड करना है। तो एक यूनिट को अगर हटा भी दिया जाए, अगर मैं इस यूनिट को अगर हटा भी दूँ तो ए डैश और बी डैश के बीच में वही सर्किट रिपीट हो जाएगा जो ए और बी के बीच में है। और ए और बी के बीच में आर इक्वलेंट कितना माना हुआ एक्स, यही ए और डैश और बी डैश के बीच में हो जाएगा। क्लियर है। अब ए और बी के बीच में ज़रा कॉम्बिनेशन लगा के आर इक्वलेंट फाइंड करते हैं। एक्स और 1 ये पैरेलल में हो गए तो इनका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, एक्स इंटू 1 अपॉन में एक्स प्लस 1। उसके बाद 1 1 और ये तीनों सीरीज में आ जाएंगे। तो ए और बी के अक्रॉस आर इक्वलेंट की वैल्यू कितनी हो गई, एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 मतलब 2। इतना आर इक्वलेंट आएगा ए और बी के अक्रॉस, जो कि हमने ऑलरेडी क्या मान रखा है, एक्स। बस अब तो इस सर्किट में क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करके आंसर निकालना है। तो सिंप्लीफाई करते हैं इसको, तो ये बन जाएगा एक्स प्लस, नीचे एलसीएम एक्स प्लस 1 ले लिया तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2 इक्वल टू एक्स। फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो 3x प्लस 2 इधर मल्टीपल होकर ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सिंप्लीफाई होकर क्या आ रही है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x उधर जाके माइनस हो जाएगा, माइनस का 2x एंड माइनस 2 इक्वल टू 0। सीधा आचार्य फार्मूला लगा के इसको सॉल्व करते हैं तो x की वैल्यू आएगी माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4a इंटू सी होल डिवाइडेड बाई 2a। ठीक है, मैं ज़रा हल्का से इस पे इसको काम में ले रहा हूँ। तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, 2 प्लस माइनस अंडर रूट में ये हो गया 4 माइनस माइनस प्लस 8, तो ये बन गया 12 अंदर में। 12 को लिख सकते हैं 4 इंटू 3, तो ये बन जाएगा बेसिकली इस पूरी टर्म की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, 2√3 या माइनस यहाँ प्लस चल रहा है अपॉन में 2 से डिवाइड करते हैं तो x की वैल्यू आ गई 1 प्लस माइनस √3। तो यहाँ से दो आर इक्वलेंट की 2 पॉसिबल वैल्यूज आ रही हैं। एक तो आ रही है 1 प्लस √3 और एक आ रही है 1 माइनस √3। अब 1 माइनस √3 नेगेटिव रेजिस्टेंस हो गया जो कि पॉसिबल नहीं है। तो आर इक्वलेंट की वैल्यू कितनी रही होगी, 1 प्लस √3 से 4th ऑप्शन। तो 12 का करेक्ट आंसर आएगा 4th ऑप्शन। ठीक है। The sliding contact C is at 1/4 of the length of potentiometer wire AB from A as shown in the circuit। तो सवाल में क्या बोला है हमसे कि ये एक वायर है, ठीक है, AB, और इसकी लेंथ है मान लो L। तो A से L/4 लेंथ पर हमारे पास एक पॉइंट है C। स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट जो है ये वाला, ये L/4 पर है, तो रिमेनिंग लेंथ कितनी हो जाएगी, 3L/4। फिर आगे क्या बोला, इफ़ द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर ए बी इज R नोट देन द पोटेंशियल ड्रॉप V अक्रॉस द रेजिस्टेंस कैपिटल R बताना है। कि अगर इस पूरे वायर ए बी का रेजिस्टेंस अगर R नोट है तो यहाँ इस सर्किट में इसके अक्रॉस V बताना है अपन को कि कितना होगा। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं जरा इसे। तो अपन को पता रेजिस्टेंस होता है रो L अपॉन एरिया। अब रो कॉन्स्टेंट है मटेरियल का, एरिया कॉन्स्टेंट है, तो रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल लेंथ हो गया। तो पूरे L लेंथ की रेजिस्टेंस अगर R नोट है तो इस L/4 की का रेजिस्टेंस 1/4 हो जाएगा और रिमेनिंग इस पार्ट का 3/4 हो जाएगा। ठीक है, अब सर्किट में क्या बोला है, ज़रा इसको सर्किट को रीड्रॉ करते हैं हम। आपसे क्या कहा गया कि एक बैटरी है B0 की, ये पूरा AV वायर था जिसमें इस पोर्शन का रेजिस्टेंस हो गया R0/4, रिमेनिंग इस पोर्शन का भी हो गया 3R0/4, और A और C के अक्रॉस ये एक स्लाइडिंग वायर के थ्रू रेजिस्टेंस कैपिटल R कनेक्ट किया हुआ और अपन को वोल्टेज निकालना है R के अक्रॉस। अब मैं R के अक्रॉस वोल्टेज फाइंड करूं या R0/4 के अक्रॉस फाइंड करूं, दोनों के अक्रॉस सेम ही होगा क्योंकि दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। तो ज़रा इनको सिंप्लीफाई करके मैं एक कंबाइन करके ज़रा वैल्यू निकाल देता हूँ। ठीक है, तो दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में मान लो इनकी वैल्यू आ रही है x, तो कितनी हो जाएगी, R1 इंटू R2 अपॉन में R1 प्लस R2। थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं तो वैल्यू हो गई R नोट अपॉन में 4R प्लस R नोट। मतलब इसको हटा के अपन ये रेजिस्टेंस लगा सकते हैं। ज़रा सर्किट को रीड्रॉ कर रहा हूँ मैं। तो ये x आया हमारे पास, ये 3R0/4 था और इनके अक्रॉस ये कनेक्टेड थी V0 वोल्ट की बैटरी। अपन को इसके अक्रॉस V फाइंड करना है।
और सिंपली अपन वोल्टेज डिवाइड रूल लगा के इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो दोनों रेजिस्टेंस अगर सीरीज में है तो V की वैल्यू कितनी हो जाएगी, B का रेजिस्टेंस अपॉन टोटल रेजिस्टेंस इनटू टोटल अप्लाइड वोल्टेज। ठीक है, X की वैल्यू पुट कर दीजिए ज़रा, R नोट अपन में 4R प्लस R नोट, तो R नोट अपॉन में 4R प्लस R नोट, X की वैल्यू हो गई है अपॉन में R नोट 4R प्लस R नोट और ये 3R नोट बाई 4 इंटू V नोट। सिंप्लीफाई करते हैं, प्योर कैलकुलेशन बची अब तो सवाल में। तो नीचे एलसीएम आ गया हमारे पास 4 इंटू 4R प्लस R नोट और ये वैल्यू बन गई प्लस 3R नोट का स्क्वायर और ऊपर चल रहा है हमारे पास R नोट अपॉन में 4R प्लस R नोट इंटू V नोट। ये दोनों कैंसिल हो गए, इस 4 को ज़रा ऊपर ट्रांसफ़र करते हैं। सो 4R नोट V नोट अपॉन में ये वैल्यू कितनी हो रही है हमारे पास 4R नोट और 12R नोट, ये हो गया 6R नोट प्लस 3R नोट का स्क्वायर। तो इतना हमारे पास क्या होगा, वोल्टेज होगा। एक बार ऑप्शन देखते हैं ज़रा। तो 4R, एक मिनट, R नोट भी इसमें से कैंसिल हो जाएगा, R नोट सब में से एक कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 4R V नोट अपॉन में 16R प्लस 3R नोट। ठीक है, तो 4R V नोट अपॉन में 16R प्लस 3R नोट कौन सा ऑप्शन है देखते ज़रा। 4R V नोट यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, अपॉन में 16R यहाँ है, यहाँ नहीं है, तो ये आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन 4R V नोट अपॉन में 16R प्लस 3R नोट, 4R V नोट अपॉन में 16R प्लस 3R नोट। ठीक है, उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा। एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज द इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर एंड सेमी कंडक्टर्स के बारे में पूछा है। सीधा फैक्ट बेस्ड सवाल हो गया हमारे पास। तो देखो, जो कंडक्टर्स होते हैं उनके लिए थर्मल कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है पॉजिटिव, लेकिन जो सेमी कंडक्टर्स होते हैं या इंसुलेटर्स होते हैं उनके लिए थर्मल कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है नेगेटिव। अब टेम्परेचर के साथ वेरिएशन कैसा आता है, शॉर्ट रेंज में रेजिस्टेंस का R फाइनल बराबर R इनिशियल 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी। तो टेम्परेचर जैसे जैसे हम बढ़ाएंगे तो डेल्टा टी तो पॉजिटिव हो गया, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो डेल्टा टी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अब कंडक्टर्स में क्या होता है, अल्फा भी पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव आ जाएगा, मतलब कुछ ऐड होगा। तो टेम्परेचर बढ़ाने पे कंडक्टर्स का रेजिस्टेंस तो बढ़ता है और टेम्परेचर घटाने पे कंडक्टर्स का रेजिस्टेंस घटेगा। लेकिन अगर मैं इंसुलेटर्स या सेमीकंडक्टर्स की अगर बात करूं, उनके लिए अगर टेम्परेचर बढ़ाया जाए तो क्या होगा, तो उनके लिए टेम्परेचर बढ़ाया तो ये तो पॉजिटिव हो गया, बट इनका अल्फा खुद नेगेटिव होता है, तो प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, नेगेटिव। मतलब अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो यहाँ कुछ नेगेटिव बनेगा, मतलब सब्ट्रैक्ट होगा, मतलब रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा। ठीक है, और टेम्परेचर डिक्रीज कराएंगे तो रिवर्स हो जाएगा, इंक्रीज। याद क्या रख सकते हो कि कंडक्टर्स के लिए टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है और डिक्रीज करने पर डिक्रीज होता है, बट सेमी कंडक्टर इंसुलेटर्स में उल्टा होता है, टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा और घटाने पे बढ़ेगा। अब जरा अपन पढ़ते हैं जरा सवाल। तो बोला टेम्परेचर को इंक्रीज किया गया, तो इंक्रीज कराने पे अपन बोल सकते हैं कि कंडक्टर्स के लिए तो इंक्रीज होगा, ये सही दे रखा है, एंड डिक्रीजेज फॉर द सेमी कंडक्टर, यही हमारे पास आंसर हो गया फर्स्ट ऑप्शन। एक बार बाकी को भी पढ़ लेते हैं। डिक्रीजेज फॉर कंडक्टर नहीं भाई, टेम्परेचर बढ़ाने पे इंक्रीज होता है। इंक्रीजेज फॉर बोथ नहीं, बोथ के लिए इंक्रीज नहीं होगा, सेमी कंडक्टर के लिए तो रिड्यूस होगा। डिक्रीजेज फॉर बोथ, ये भी गलत हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा, फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं जरा। कॉपर वायर ऑफ लेंथ 10 मीटर and radius 10 to the power minus 2 upon root 5 meter has electric resistance of 10 ohm. The current density in the wire for an electric field strength of 10 volt per meter each. क्या बोला है क्वेश्चन ने कि ये एक वायर है और इसकी लेंथ दे रखी है अपन को, रेडियस दे रखी है, रेजिस्टेंस भी दे रखा है, और इसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड ई के करस्पॉन्डिंग, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई के करस्पॉन्डिंग करंट डेंसिटी पूछी है। तो करंट डेंसिटी क्या हो जाएगी, इस वायर में मान लो आई करंट फ्लो हो रहा है, इसका एरिया ए है, तो ये हो जाएगी करंट अपॉन एरिया। ठीक है, अब तो मैं ऑलरेडी रेडियस की बनूँ तो एरिया तो आ जाएगा, बट आई नहीं पता। आई को क्या लिख सकता हूँ मैं, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस भी दे रखा है बट वोल्टेज नहीं पता। अब वोल्टेज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन तो इसको क्या लिख सकते हो, ई इंटू एल। ठीक है,
अब हम सब कुछ नोन है, सबकी बस वैल्यू पुट करके इजीली आंसर आ जाएगा हमारे पास। तो इलेक्ट्रिक फील्ड है 10, लेंथ भी है 10, रेजिस्टेंस भी है 10 और एरिया कितना हो जाएगा पाई रेडियस का स्क्वायर। ठीक है, ये तो कैंसिल हो गया, ये बन गया 10 अपॉन में पाई 10 की पावर -4 अपॉन पाई, पाई से पाई कैंसिल, तो 10 की पावर 5 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर का हमारे पास करंट डेंसिटी होगा। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं ज़रा। 2 रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस 100 ओम एंड 200 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू एन इलेक्ट्रिक सर्किट। क्या बोला है हमारे पास कि ये पैरेलल में कनेक्टेड है, कितना 100 ओम और 200 ओम किसी सर्किट में। ठीक है, आगे क्या बोला है, द रेशो ऑफ द थर्मल एनर्जी डेवलप्ड इन 100 to 200 इन गिवन टाइम टी कितना हो जाएगा हमारे पास। तो देखो पावर क्या लिखी जा सकती है, अगर उसके अक्रॉस V पता है आपको रेजिस्टेंस के अक्रॉस, तो उसमें डेवलप्ड पावर PV²/R होती है, या आपको रेजिस्टेंस में करंट पता है तो I²R होती है। तो किसी भी टी टाइम में डेवलप्ड हीट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो वो हो जाएगी हमारे पास पावर इनटू टाइम, अगर हमारे पास पावर कांस्टेंट है। ठीक है, हम सवाल को देख के लग रहा है कि ये हमारे पास करंट इलेक्ट्रिसिटी का सवाल है। ठीक है, तो अपन बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे डीसी सप्लाई मान के चलेंगे, और डीसी सप्लाई के लिए हर जगह पे जो V आएगा या करंट आएगा वो कांस्टेंट होगा, तो पावर भी कांस्टेंट बनेगी। ठीक है, अदरवाइज़ अगर ये वेरिएबल होती है हमारे पास, मान लो कि करंट और वोल्टेज अगर टाइम वेरिंग होते तो मैं P इंटू टाइम ना करके पावर इंटू dt करता। ठीक है, खैर तो यहाँ पे किसी भी टाइम t में रेजिस्टेंस के अक्रॉस डेवलप पावर जो है वो पावर इंटू टाइम लिखी जा सकती है, सॉरी हीट डेवलप्ड हीट जो है वो पावर इंटू टाइम लिखी जा सकती है। अब अपन को इनमें डेवलप्ड हीट का रेशियो बताना है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमको पता है कि जो रेजिस्टेंस होते हैं उनके अक्रॉस V सेम होता है, तो मैं पावर के लिए V²/R काम में ले रहा हूँ। तो किसी भी रेजिस्टेंस के अक्रॉस डेवलप्ड हीट लिखी जा सकती है V²/R, तो उसकी पावर हो गई इंटू टाइम। अब सेम टाइम में उनके रेशो पूछा है, तो V तो सेम है, टाइम भी सेम हो गया, तो हीट डेवलप्ड जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस होगी। तो H1/H2 की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, R2/R1। तो ये आ जाएगा 200/100 से 2:1 इनमें डेवलप्ड हीट का रेशो होगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 4th ऑप्शन। क्लियर। 19 देखिए ज़रा। A Wheatstone bridge is used to determine the value of unknown resistance X by adjusting the variable resistance Y as shown in the figure. For most precise measurement of X, the resistance P and Q should be. देखो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का, ये हमारे पास बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट क्या है कि जब हमारे पास ये लेफ़्ट साइड की जो आर्म है उनमें रेजिस्टेंस का रेशो P/Q इक्वल हो जाए राइट आर्म्स के रेजिस्टेंस के रेशो के, या ऐसे भी कह सकते हैं अपर आर्म्स का रेशो बराबर हो जाए लोअर आर्म्स का रेशो के, तो ऐसे में इसको बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज बुलाते हैं अपन। ठीक है, तो जब ये इक्वल हो जाएंगे तो बैलेंस हो जाएगा। ऐसे में क्या होता है, गैल्वेनोमीटर जो ब्रिज आर्म है इसमें डिफ्लेक्शन 0 हो जाता है। तो अपन इस कंडीशन को फॉलो करके इजीली अननोन रेजिस्टेंस X को फाइंड कर सकते हैं बाय दिस हेल्प ऑफ वेरिएबल रेजिस्टेंस। तो इसमें P और Q होते हैं कांस्टेंट रेजिस्टेंस। अब सवाल ने पूछा है कि P और Q जो तुम कांस्टेंट रेजिस्टेंस ले रहे हो इसकी वैल्यू किस तरीके से सेलेक्ट करें। ठीक है, तो पहली चीज़ ये दोनों जो वैल्यू हैं वो ऑलमोस्ट इक्वल होनी चाहिए। और क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो कहूँगा एग्जैक्ट इक्वल लेने की हम प्रैक्टिकली कोशिश करते हैं। तो इक्वल लेने से क्या फ़ायदा होगा, इक्वल अगर रहे होंगे हमारे पास तो रेशो 1 होगा। ठीक है, तो इसकी सेंसिटिविटी काफ़ी हाई हो जाती है। अगर मान लो ये मान लो 1 ओम है और ये 1 की जगह तुमने 1.001 भी ले लिया, ठीक है, इधर वालों का रेशो मान लो 1 है, इधर वाले में अगर हल्का सा भी वैल्यू अगर चेंज होगी तो क्या होगा हमारे पास, तो थोड़ा सा भी वैल्यू चेंज होने पर तुरंत करंट इसमें डिटेक्ट होने लग जाएगा अपन को। ठीक है, तो ऐसे में अगर ये ऑलमोस्ट अगर ऐसे में अगर P और Q एग्जैक्टली इक्वल हैं, उसके कंपैरिजन में हल्का सा भी अगर में डिफरेंस आया तो तुरंत करंट आ जाएगा, तुरंत डिटेक्ट हो जाएगा हमको कि सर्किट जो है वो इम्बैलेंस है। ठीक है, तो इक्वल लेने से सेंसिटिविटी मैक्सिमम हो जाती है। साथ में स्मॉल चेंज इन द अननोन रेजिस्टेंस कॉजेज अ मोर डिटेक्टेबल इम्बैलेंस, कि अगर ये हमारे पास अगर इक्वल लिए हैं तो ऐसे में अगर Y को हल्का सा भी तुमने चेंज किया वेरिएबल रेजिस्टेंस को तो तुरंत हमको डिटेक्ट हो जाएगा इसमें करंट, पता लग जाएगा कि सर्किट इम्बैलेंस है। तो काफ़ी प्रिसाइज मेजरमेंट आएगा हमारा। दूसरा फ़ायदा क्या है इसको लेने से, टू मिनिमाइज द पावर लॉस एंड द थर्मल इफेक्ट।
कि अगर हम इनको अगर स्मॉल ले रहे हैं तो इनका रेजिस्टेंस काफ़ी कम है, तो टेम्परेचर के साथ इनमें वेरिएशन काफ़ी कम आएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस में टेम्परेचर के साथ वेरिएशन क्या आता है, आर इनिशियल 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी। अब ये आर इनिशियली काफ़ी कम है तो उसका प्रोडक्ट उसके साथ मल्टीप्लाई करने पे वैल्यू भी काफ़ी कम हो जाएगी, मतलब टेम्परेचर अगर तुम चेंज करोगे तो उससे रेजिस्टेंस में खास फ़र्क नहीं आएगा। दूसरा, लोअर रेजिस्टेंस रिड्यूसेस सेल्फ हीटिंग इफेक्ट विच कुड अफेक्ट द एक्यूरेसी। दूसरा हमारे पास फ़ायदा क्या है कि अगर हम इसको स्मॉल लेते हैं तो एक तो रेजिस्टेंस की टेम्परेचर की वजह से रेजिस्टेंस में वेरिएशन नहीं आएगा, तो सर्किट काफ़ी हद तक बैलेंस कंडीशन में जिसको अपन अचीव करना चाहते हैं वो रहेगा, प्लस रेजिस्टेंस में फ्लक्चुएशंस नहीं होंगे टेम्परेचर की वजह से। दूसरा फ़ायदा ये है कि अगर इसका रेजिस्टेंस तुमने ज़्यादा ले लिया तो आई स्क्वायर आर इफेक्ट से खुद भी गर्म हो जाएगा, और गर्म होने से फिर इसका रेजिस्टेंस वेरी करेगा, तो हमारे पास सर्किट में हमारे पास जो एक्सपेरिमेंट उसमें एरर होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो हम क्या चाहेंगे कि ये जो रेजिस्टेंस है काफ़ी स्मॉल हो, ताकि टेम्परेचर के साथ भी कम बदले और एनर्जी लॉस भी कम से कम करे। तो इन दो मेजर रीजन की वजह से अपन इनको क्या कंसिडर करेंगे, स्मॉल लेंगे और साथ में इनकी वैल्यू जो है वो इक्वल लेना प्रेफर करेंगे। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, शुड बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल एंड आर स्मॉल। ठीक है, देखते हैं जरा। कॉलम 1 gives certain physical terms associated with flow of current through a metallic conductor. Column 2 gives some mathematical relations involving electric quantities match column 1 and column 2 with appropriate relation. ये हमको कॉलम 1 में कुछ क्वांटिटी दे रखी है और उनके करस्पॉन्डिंग कॉलम 2 में जो एक्सप्रेशन दे रखे हैं उनसे मैच करके देखना कि कौन सा किससे मैच कर रहा है। ठीक है, तो देखते हैं जरा ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमारे पास क्या होती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है टाउ ई बाई एम इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ से सीधा सीधा मैच कर गया है, तो ए में क्या हो जाएगा हमारे पास, आर हो जाएगा। नेक्स्ट इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी, तो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, एम अपॉन में एन ई स्क्वायर टॉ। ठीक है, या फिर रेजिस्टेंस से अगर मैं देखूं तो इससे भी निकाला जा सकता है। यहाँ कैपिटल आर की टर्म्स में कुछ नहीं है, एम ई की टर्म्स में दिखाई दे रहा है, तो यहाँ से अपन सीधा काम में ले लेते हैं कि इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी जैसा रिलेशन। चलो उससे पहले तो रिलेक्सेशन टाइम का नज़र आ रहा है अपन को। यहाँ से टॉ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एम अपॉन में एन ई स्क्वायर रो। ठीक है, तो इसमें तो पी मैच कर गया। यहीं अगर हम बात करूँ इस रिलेशन से, ये क्या हमारे पास आई बराबर एन ई ए बी डी करंट होता है, तो यहाँ से एन ई बी डी दिखाई दे रहा है। एन ई बी डी मतलब आई अपॉन ए की वैल्यू दे रखी है तुम्हें, तो ये तो करंट डेंसिटी हो गई। करंट डेंसिटी में क्या आ गया, फिर क्यू आ गया, तो साफ साफ बी में एस बच गया। फिर भी अगर इसको वेरीफाई करना चाहें, ई और जे के रिलेशन थे, तो जे बराबर होता है सिग्मा ई कंडक्टिविटी इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड अपन में कंडक्टिविटी करंट डेंसिटी की वैल्यू आ जाएगी 1 सिग्मा, या बोल दो रो, तो रो की वैल्यू ई बाई जे एस इसमें मैच हो गया। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए में आर ढूंढते हैं, सब में है। ठीक है, बी में एस ढूंढते हैं, इन दोनों में है, फिर सी में पी इसमें है, और डी में क्यू। तो सेकंड ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ अ पैरेलल कनेक्शन दैट कंसिस्ट ऑफ 4 वायर्स ऑफ इक्वल लेंथ, इक्वल एरिया एंड क्रॉस सेक्शन एंड सेम मटेरियल इज 0.25। मतलब 4 आइडेंटिकल वायर्स के रेजिस्टेंस हैं, मैं मान लेता हूँ हर एक का रेजिस्टेंस आर है, और जब इनको पैरेलल में कनेक्ट किया गया तो आर इक्वलेंट कितना आएगा, r/4। ये दे रखा है 0.25 या बोल दो 1/4। तो यहाँ से हर वायर का रेजिस्टेंस कितना आ गया हमारे पास, 1 ओम। फिर बोला है व्हाट विल बी द इफेक्टिव रेजिस्टेंस इफ़ दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। अगर इन चारों के चारों वायर्स को मैं पैरेलल की बजाय सीरीज में कनेक्ट कर दूंगा तो कितना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो साफ साफ नज़र आ रहा है 4 ओम विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं जरा। इन अ पोटेंशियोमीटर सर्किट a cell of EMF 1.5 volt gives balance point at 36 cm of length of wire. If another cell of EMF 2.5 volt replaces the first cell, then at what length of the wire the balance point occurs? ठीक है, पोटेंशियोमीटर के लिए अननोन EMF फाइंड करना है अपन को एक सेल का, उस पर एक्सपेरिमेंट पे एक सवाल है। तो हल्का सा अगर इसका अपन सेटअप रिवाइज करें तो क्या होता है कि ये मान लो हमारे पास कोई बैटरी है 20 वोल्ट की, ये प्राइमरी सर्किट हो गया जिसमें कोई सीरीज रेजिस्टेंस RS लगा हुआ है, और यहाँ हो गया पोटेंशियोमीटर वायर। ठीक है, और इस वायर AB के
यूनिट लेंथ पे जो वोल्टेज ड्रॉप है उसको नाम दे देते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या हो जाएगा, वोल्टेज ड्रॉप पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर। क्लियर है। और इसकी यूनिट में मान लेता हूँ, चलो यह है वोल्ट पर सेंटीमीटर में। तो 1 सेंटीमीटर में पोटेंशियल ग्रेडियंट के बराबर जो है वो वोल्ट जो है वो हमारे पास क्या हो रहा है, ड्रॉप हो रहा है। अब ऐसे में किसी अननोन ईएमएफ को अगर अपन को फाइंड करना होता है तो यहाँ गैल्वेनोमीटर लगाया, वो किसी एल लेंथ पे जाके बैलेंस हो जाएगा तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 दे देगा। तो जितना इसका ईएमएफ है उतना ही इस बैलेंस लेंथ पे वोल्टेज का ड्रॉप आएगा। अब यूनिट लेंथ पे है पीजी के बराबर, तो एल लेंथ पे कितना हो जाएगा, पीजी इंटू एल के बराबर वोल्टेज ड्रॉप आएगा जो ईएमएफ के बराबर हो जाएगा। ये कंसेप्ट है। क्लियर है। तो यहाँ से अपन 2 सेल की ईएमएफ की भी कंपेरिजन कर सकते हैं कि मैं मान लो जब मैंने E1 वोल्टेज का सेल लगाया तो बैलेंस लेंथ मिली L1, तो E1 की वैल्यू इतनी हो जाएगी। जब E2 वोल्टेज का सेल लगाएंगे तो उसकी करस्पॉन्डिंग बैलेंस लेंथ हो गई मान लो L2, तो ये E2 आ जाएगा। अब दोनों की अगर मैं कंपैरिजन करूं तो साफ साफ नज़र आ रहा है कि ईएमएफ का जो रेशो है वो इनकी बैलेंस लेंथ के रेशो के बराबर होगा। इसी रिलेशन को हम ज़रा काम में लेते हैं। तो पहले हमने 1.5 वोल्ट का सेल काम में लिया, देन 2.5 का। 1.5 के करस्पॉन्डिंग बैलेंस लेंथ है 36 सेंटीमीटर और सेकंड वायर के करस्पॉन्डिंग L सेंटीमीटर में अपन को फाइंड करना है। सिंपल सवाल, सॉल्व करते हैं इसे। तो 5 से 8 आएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 3 टाइम्स और ये हो जाएगा 5 टाइम्स। 3/5 रेशो आ गया। 3 से ये जाएगा हमारे पास 12 टाइम्स, तो L की वैल्यू आ गई 60 सेंटीमीटर। जब हम 2.5 वोल्ट का सेल लगाएंगे तो उस टाइम बैलेंस लेंथ 60 सेंटीमीटर मिलेगी। तो करेक्ट आंसर है सेकंड ऑप्शन। ओके, क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं जरा। 3 रजिस्टर्स हैविंग R1, R2 एंड R3 आर कनेक्टेड एज शोन इन द फिगर। ये R1, R2, R3 सर्किट में दे रखे हैं और I3 रेशो I1 पूछा हुआ है। साफ साफ नज़र आ रहा है कि टोटल करंट I1 आया है और ये R2 और R3 में 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, तो सीधा करंट डिवाइड रूल इसमें लगाया जा सकता है। तो हमको रिलेशन ऑलरेडी पता है कि करंट डिवाइड रूल क्या कहता है कि ये 2 रजिस्टेंस है हमारे पास R1 और R2। इधर से टोटल करंट अगर I आया है तो I1 और I2 किस रेशो में डिवाइड होंगे, तो करंट की वैल्यू V/R, पैरेलल में V सेम होता है तो करंट जो है 1/R की रेशो में डिवाइड होता है। ठीक है, तो सीधा सीधा यहाँ पे अपन बोल सकते हैं कि I2 रेशो I3 जो है वो होगा 1/R के रेशो में। I2 में है 1/R2 और I3 में है 1/R3। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए R2 R3 के प्रोडक्ट से मल्टीपल कर देते हैं। तो R2 इंटू R3 से जब आप पहले को मल्टीपल करोगे तो R3 बन जाएगा, दूसरे को मल्टीपल करोगे तो R2 बन जाएगा। ये रेशो आ गया। टोटल करंट अपन को पता ही है कि I2 और I3 का सम जो है वो I1 के बराबर है। अपन से रिलेशन 3 और 1 में पूछा तो मैं सीधा 3 की वैल्यू फाइंड कर रहा हूँ। I3 क्या हो जाएगा हमारे पास, I3 का रेशो अपॉन में टोटल रेशो इनटू टोटल सप्लाइड करंट। तो यहाँ से I3 रेशो I1 कितना आ गया हमारे पास, R2 अपॉन R2 प्लस R3। तो ऑप्शन देखते हैं ज़रा कौन सा यहाँ पे, जहाँ ऊपर 2 हो नीचे 2 3 हो। थर्ड ऑप्शन बन रहा है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ, थर्ड ऑप्शन। ठीक है, देखते हैं ज़रा। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट द वेरिएशन ऑफ रजिस्टिविटी विद टेम्परेचर फॉर कॉपर। ठीक है, तो कंडक्टर्स के लिए सीधा सीधा थ्योरी बेस्ड सवाल पूछा है। अगर मैं कंडक्टर्स के लिए अगर बात करूं तो लॉन्ग रेंज में टेम्परेचर के साथ जो रजिस्टिविटी का ग्राफ आता है वो नॉन लीनियर ग्राफ आता है इस तरह का। ठीक है, यहीं अगर फोर्थ शॉर्ट रेंज अगर बात करूं कि थोड़ा बहुत टेम्परेचर बढ़ाया गया है तो शॉर्ट रेंज में यही जो ग्राफ है वो ऑलमोस्ट लीनियर सा आता है हमारे पास। फिलहाल इसने रेंज नहीं बोली है तो बाय डिफ़ॉल्ट अपन जो ऑलवेज करेक्ट है वो मानेंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास नॉन लीनियर ये वाला रिलेशन। तो ऐसा कौन सा ग्राफ है, सेकंड ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, सीधा एनसीईआरटी से डाटा उठाया है ये। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं ज़रा। द कलर कोड ऑफ अ रेजिस्टेंस इज गिवन बिलो। फर्स्ट कलर इज येलो, वॉयलेट, ब्राउन एंड गोल्ड। द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस एंड टॉलरेंस रेस्पेक्टिवली आर। तो कार्बन रेजिस्टेंस के लिए अगर अपन बात करें तो क्या रिलेशन होता है कि अगर उस पर 4 कलर्स की स्ट्रिप है तो फर्स्ट 2 कलर्स जो हैं हमें वो शुरुआत के 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स देते हैं। थर्ड कलर देता है हमको 10 का मल्टीप्लायर और 4 कलर क्या देता है, प्लस माइनस परसेंटेज में टॉलरेंस। ठीक है, इंडिविजुअल कलर्स के लिए क्या क्या वैल्यूज हैं वो यहाँ टेबल में आपको दिखाई हुई है, जिसको काम में लेते हुए अपन इसको सॉल्व करते हैं ज़रा।
तो शुरुआत में पहला कलर क्या दे रखा है अपन को, येलो, देन वॉयलेट, देन ब्राउन, देन गोल्ड। येलो, वॉयलेट, ब्राउन और गोल्ड। तो देखो ज़रा शुरुआत के दो कलर तो अपन को शुरुआत की दो सिग्निफिकेंट फिगर देंगे। तो येलो के करस्पॉन्डिंग क्या नंबर आ रहा है, 4। वॉयलेट के करस्पॉन्डिंग क्या नंबर आ रहा है, 7। तो ये तो 2 वैल्यूज हो गई। अब थर्ड कलर देगा मल्टीप्लायर, तो ब्राउन के करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास, ब्राउन के करस्पॉन्डिंग 10 का मल्टीप्लायर जो आ रहा है कितना है हमारे पास, 10। ठीक है, वैसे आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि ब्राउन के लिए वैल्यू 1 है तो 10 की पावर 1 बनेगा, प्लस माइनस। अब गोल्ड के लिए टॉलरेंस जो है वो हमारे पास कितनी आ रही है, गोल्ड के लिए टॉलरेंस जो है वो 5% की आ रही है। तो ये जो रेजिस्टेंस है ये हमारे पास 470 ओम होगा और उसमें 5% की टॉलरेंस है। सवाल ने क्या पूछा है, इसने बोला है कि भाई रेजिस्टेंस कितना होगा, 470 ओम होगा। तो ये आंसर हो गया, 5% की टॉलरेंस है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3। उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं ज़रा। अ रेजिस्टेंस वायर connected in the left gap of a meter bridge balances a 10 ohm resistance in the right gap at a point which divides the bridge wire in the ratio of 3:2। पहले तो इसका डायग्राम बना लेते हैं ज़रा। क्या बोला है कि एक हमारे पास एक मीटर ब्रिज का एक्सपेरिमेंट है और उसमें हम क्या करते हैं, एक मीटर ब्रिज का सेटअप हो गया और यहाँ पे हमारे पास 100 सेंटीमीटर का एक वायर होता है। फिर उसको सप्लाई की हेल्प से अपन कनेक्ट करेंगे सर्किट से और व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पे ये बेस्ड है। और क्या बोला है इसमें कि रेजिस्टेंस वायर कनेक्टेड इन द लेफ्ट गैप, एक अननोन रेजिस्टेंस जो है इसको इसके लेफ्ट गैप में कनेक्ट किया गया है, इसकी वैल्यू अपन को मालूम नहीं है। बैलेंसेज अ 10 ओम रेजिस्टेंस इन द राइट गैप में अपन ने एक नॉन रेजिस्टेंस 10 ओम लगा रखा है। ये गैल्वेनोमीटर, जब हमने इसमें नल डिफ्लेक्शन देखा तो बैलेंस लेंथ जो मिली अपन को, जो लेंथ जो मिली है इसकी लेंथ L1, इसकी लेंथ L2। तो L1 रेशो L2 अपन को 3:2 दे रखा है। ठीक है, पहले तो ज़रा मैं अननोन रेजिस्टेंस निकाल लेता हूँ। तो नल डिफ्लेक्शन की कंडीशन में ये ब्रिज बैलेंस हो जाएगा, तो ऊपर वाले रेजिस्टेंस का रेशो बराबर नीचे वाले रेजिस्टेंस का रेशो हो जाएगा। तो साफ साफ मैं कह सकता हूँ, इसको P नाम दे देता हूँ, इसको Q नाम दे देता हूँ, इसको R, इसको S। तो जितना P/Q होगा उतना ही R/S होगा। अब R की वैल्यू हो जाएगी रो L1 अपॉन इसका एरिया, S की वैल्यू हो जाएगी रो L2 अपॉन एरिया। तो सीधा सीधा आप डायरेक्टली भी कह सकते हो कि ऊपर वाले रेजिस्टेंस का रेशो नीचे वाले रेजिस्टेंसेस की लेंथ के रेशो के बराबर होगा। ठीक है, अब अननोन रेजिस्टेंस P अपन को मालूम नहीं है, Q की वैल्यू 10 ओम है, L1 रेशो L2 3/2 दे रखा है। तो अननोन रेजिस्टेंस आ गया यहाँ से हमारे पास 30/2 से 15 ओम। मतलब जो वायर हमने इस सर्किट में कनेक्ट किया है उसका रेजिस्टेंस कितना आया है, 15 ओम। अब आगे क्या बोला है, इफ़ द लेंथ ऑफ द रेजिस्टेंस वायर इज़ 1.5 मीटर, मतलब ये जो वायर लगाया गया है कुछ, इसकी लेंथ है 1.5 मीटर और रेजिस्टेंस कितना आया है इसका, 15 ओम। तो पूछा है देन द लेंथ ऑफ 1 ओम ऑफ द रेजिस्टेंस कितना हो के लिए हमको कितना वायर लेना पड़ेगा। तो अगर मैं इसी वायर का अगर मैं 1 ओम बनाना चाहता हूँ तो उसकी लेंथ कितनी होगी। सिंपली यूनिटरी मेथड लगा सकते हैं क्योंकि R प्रोपोर्शनल लेंथ होता है। ठीक है, तो मैं साफ साफ कह सकता हूँ कि 15 ओम की जो लेंथ है, जब 1.5 मीटर है तो 1 ओम के लिए कितनी लेंथ लेनी पड़ेगी, 1.5/15 से 0.1 मीटर की लेंथ का अपन को वायर लेना पड़ेगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 1 × 10⁻⁻1 मीन्स फर्स्ट ऑप्शन। उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं ज़रा। अ चार्ज पार्टिकल हैविंग ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ 7.5 × 10⁵ मीटर पर सेकेंड, 10⁻⁻4 मीटर पर सेकेंड, एंड in an electric field of 3 × 10⁻10 volt per meter has a mobility of in मीटर स्क्वायर वोल्ट इनवर्स सेकंड इनवर्स ऑफ। सब कुछ ऐसा यूनिट में दे रखा है और आपसे मोबिलिटी पूछी हुई है। सिंपल सवाल है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और मोबिलिटी में और इलेक्ट्रिक फील्ड में सीधे सीधे से हमको रिलेशन मालूम है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू होती है म्यू × E, मोबिलिटी × इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ से हमारे पास मोबिलिटी की वैल्यू आ जाएगी ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी दे रखी है SI यूनिट में 7.5 × 10⁻⁻4 अपॉन में इलेक्ट्रिक फील्ड है 3 × 10⁻⁻⁻⁴
-10, तो ये वैल्यू आ गई 2.5 इंटू 10⁻⁻6 SI यूनिट। तो करेक्ट आंसर इज फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं जरा। द सॉलिड विच हैव द नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ द रेजिस्टेंस आर। तो देखो हमारे पास जो मटेरियल्स जो होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं कंडक्शन के बेसिस पे। इंसुलेटर्स जो कि कंडक्शन नहीं करते, सेमीकंडक्टर्स जो कि कुछ स्पेशल कंडीशंस में बेसिकली लो टेम्परेचर पे कंडक्टर की तरह लो टेम्परेचर पे इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं और हाई टेम्परेचर पे कंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं, एंड कंडक्टर्स। इन तीनों के लिए अगर मैं बात करूँ तो टेम्परेचर अगर बढ़ाया जाए तो इंसुलेटर का रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है, सेमीकंडक्टर का भी डिक्रीज होता है, बट कंडक्टर का इंक्रीज होता है। क्यों? क्योंकि इंसुलेटर्स के लिए टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस नेगेटिव, सेमीकंडक्टर्स के लिए भी नेगेटिव, और कंडक्टर्स के लिए क्या होता है? पॉजिटिव। तो आपने सब सवाल में क्या पूछा है कि नेगेटिव किसका होगा? इंसुलेटर का ओनली? नहीं, सेमीकंडक्टर का भी होगा। सेमीकंडक्टर ओनली? दोनों का होगा। तो इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर बोथ। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 3। समझ आ गया होगा सबको। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं जरा। फॉर द सर्किट शोन इन द फिगर द करंट आई विल बी। इस सर्किट में हमको करंट बताना है। हालांकि इस सवाल को अर्ली भी सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, पहले अपन इनको दोनों मेथड से करते हैं अपन। मेथड 1, सिंपली एक लूप दिखाई दे रही है तो हम इसमें KVL लगा देते हैं। ठीक है, करंट की डायरेक्शन भी अपन को दे रखी है, तो मैं किसी भी एक जगह से वोल्टेज लिखना स्टार्ट कर देता हूँ। ए से वोल्टेज लिखना स्टार्ट करते हैं, करंट की डायरेक्शन में चलते हैं। तो ए से अगर मैं अपन को पता है करंट की डायरेक्शन में अगर अपन चलें तो रजिस्टेंस पे वोल्टेज ड्रॉप होता है हमेशा। तो ए से अपन स्टार्ट करते हैं। ए का पोटेंशियल मान लो VA। अब करंट की डायरेक्शन में 1 ओम पे जाएंगे तो यहाँ से यहाँ तक जाने में वोल्टेज ड्रॉप होगा। कितना ड्रॉप होगा? -I × R। बैटरी के लिए लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज की तरफ जा रहे हैं, इंक्रीज होगा +4। अगेन रेजिस्टेंस आ गया, करंट की डायरेक्शन में डिक्रीज होगा, -IR। अगेन बैटरी आ गई, लो से हाई की तरफ बढ़ गए, +2। फिर यहाँ से चले, करंट की डायरेक्शन में हाई से लो की तरफ, रेजिस्टेंस पे डिक्रीज होगा, I × R। और ये सारी वैल्यू फिर से किसके बराबर हो गई? V/A के बराबर। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं अपन सॉल्व करके। VA -I +4 -I +2 -4I = VA। VA से VA उधर सब्ट्रैक्ट आके 0 हो जाएगा। तो इधर तो टोटल हो गया हमारे पास -6I +6 = 0। तो 6I = 6 से करंट की वैल्यू कितनी आएगी? +1 एम्पियर। अब प्लस में आई है मतलब जो करंट की डायरेक्शन दे रखी है वो सही है। तो आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। इसी के लिए अगर मैं ऑल्टरनेट मेथड की अगर बात करूं तो आप इसको अर्ली भी कर सकते हो। कैसे? ये 2 वोल्ट वाली बैटरी एंटी क्लॉकवाइज में करंट चलाना चाहेगी, 4 वोल्ट वाली बैटरी भी एंटी क्लॉकवाइज में करंट चलाना चाहेंगी। दोनों सीरीज में सपोर्टिव हैं, तो सीधा इनका इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा? 4 + 2 से 6 वोल्ट। बाकी सारे रेजिस्टेंस एक ही लाइन से सीरीज में जुड़े हुए, तो सबको हटा के सीधा R-इक्विवेलेंट लगा दीजिए। सीरीज में R-इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? सबका एडिशन 6 ओम। तो सीधा इस सर्किट में करंट निकाला जा सकता है 6/6 से 1 एम्पियर। काफ़ी फास्ट हो जाएगा ये। ठीक है, तो उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा। देखते हैं। 2 सॉलिड कंडक्टर्स आर मेड ऑफ द सेम मटेरियल। देखो 2 हमारे पास सॉलिड कंडक्टर्स हैं, मटेरियल सेम है मतलब इनकी रजिस्टिविटी सेम हो जाएगी। हैव सेम लेंथ, लेंथ भी सेम है, सेम रेजिस्टेंस R भी सेम है। वन ऑफ देम हैज़ अ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ A1, इसका एरिया A1 है, एंड अदर हैज़ अ स्क्वायर क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ A2। ठीक है, इसका एरिया भी A2 है, भले ही क्रॉस सेक्शन एरिया स्क्वायर वाला हो। A1:A2 पूछा। सिंपल सवाल हो गया, दोनों के रेजिस्टेंस बराबर करने हैं बस। ठीक है, पहले का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा हमारे पास? ρL/ इसका एरिया। दूसरे का क्या हो जाएगा? ρL/ इसका एरिया। सब कुछ ही सेम है, तो A1 बराबर क्या रहा होगा? A2। मतलब इनका एरिया का रेशियो कितना आ गया? 1। ठीक है, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B फॉर द शोन मैच H। A और B के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है। काफ़ी सिंपल सा सर्किट दे रखा है। तो यहाँ 4 और 8 सीरीज में हो गए, इनको हटा के 12 ओम लगा सकते हैं। फिर ये जो 12 ओम बनेगा और ये जो 6 ओम है ये पैरेलल में हो गए, तो इनकी जगह क्या लगा सकते हैं? R1 × R2 अपन R1 + R2 से 4 ओम
मतलब इस पूरे सर्किट का कितना बन गया 4 ओम। तो ये 4 ओम, बीच वाले का इक्विवेलेंट 4 आ गया, ये 8। अब ये सारे के सारे सीरीज में हो गए तो सबका सम कितना आ रहा है 16 ओम। तो करेक्ट आंसर इज थर्ड ऑप्शन। ठीक है। फॉर द सर्किट गिवन बिलो द किरचॉफ लूप रूल फॉर लूप, किस लूप की बात की है बी सी डी ई बी, बी सी डी ई बी। इस लूप के लिए अपन को किरचॉफ लूप रूल मतलब केवीएल लगाना है और देखना है इन चारों में से कौन सा इक्वेशन बन रहा है। ठीक है। तो चलिए मैं किसी भी एक जगह से स्टार्ट कर देता हूँ। मैं ए से क्लॉकवाइज में स्टार्ट कर रहा हूँ इस बी पॉइंट से। तो फॉर लूप बी सी डी ई बी, बी से स्टार्ट करते हैं। रिजल्ट याद रखना है यहाँ पे कि अगर बैटरी है हमारे पास तो उसके लिए लो से हाई, ये लो टर्मिनल, ये हाई वोल्टेज टर्मिनल, इधर से इधर जाने पे वोल्टेज बढ़ता है और इधर से इधर आने पे वोल्टेज घटता है। लेकिन रेजिस्टेंस के लिए करंट की डायरेक्शन देखनी पड़ती है। करंट की डायरेक्शन में जाओगे तो वोल्टेज ड्रॉप होगा और करंट के अपोजिट में आओगे तो वोल्टेज इंक्रीज होगा। ठीक है। इस चीज़ को काम में लेते हुए ज़रा इस सवाल को सॉल्व करते हैं अपन। तो मैं बी पॉइंट से वोल्टेज लिखना स्टार्ट करता हूँ क्लॉकवाइज में चलते हुए। बी का वोल्टेज मान लेते हैं वी बी है। अब R2 में अगर मैं जाऊँगा तो I2 करंट की डायरेक्शन में जा रहा हूँ। करंट की डायरेक्शन में जाने पर वोल्टेज ड्रॉप होगा और I2 के हिसाब से ड्रॉप होगा तो -I2 इंटू R2। ठीक है। अब बैटरी आ गई, करंट देखने की ज़रूरत नहीं है। हाई से लो की तरफ जा रहा हूँ तो रिड्यूस हो रहा है E2। यहाँ पहुँच गए। अगेन बैटरी आ गई तो अपन लो से हाई की तरफ जा रहे हैं तो अगेन इंक्रीज होगा E3। अब यहाँ I3 करंट है तो R1 में जब अपन इधर से इधर जाएंगे तो करंट के अपोजिट में जा रहे हैं तो वोल्टेज बढ़ेगा और I3 के हिसाब से बढ़ेगा। तो क्या लिखेंगे I2 नहीं I3 इंटू R1 और ये सब चेंज होके अगेन B पर पहुँच गए तो सब कुछ किसके बराबर हो गया V एट B के बराबर। तो यहाँ से VB से VB कैंसिल, इधर 0 हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन आ गई -I2R2 प्लस या -I2R2 -E2 प्लस E3 प्लस I3R1 बराबर 0। ऐसी को अगर मैं माइनस से मल्टीपल कर दूं तो I2R2 प्लस E2 माइनस E3 माइनस I3 इंटू R1, ये दोनों इक्वेशन ठीक है, ये सेम ही इक्वेशन है होने को तो हालांकि बस माइनस से मल्टीपल करके इसको अरेंज किया गया है। ये हमारे पास इक्वेशन आ गया। अब देखते हैं इसमें से कौन सी फॉर्मेट जो है वो हमको ऑप्शन में दे रखी है। तो पहले में -I2R2 है भाई, ये वाले फॉर्मेट के लिए बात कर रहा है, ये मैच कर रहा है। E2 माइनस होना चाहिए था बट यहाँ प्लस का दे दिया, ये गलत है। ठीक है। इसमें -I2R2 ठीक है, इस फॉर्मेट की बात कर रहा है। E2 प्लस में दे रखा है, गलत हो गया। यहाँ प्लस का I2R2 है मतलब इस वाले फॉर्मेट के लिए लिखवाना चाह रहा है। प्लस का I2R2 ठीक है, प्लस का E2 ठीक है, माइनस का I3 ठीक है, माइनस का I3 इंटू R1 ये ठीक है। अगला भी चेक कर लेते हैं। प्लस का I2R2 मतलब इस वाले फॉर्मेट की बात कर रहा है तो प्लस का I2R2 करेक्ट है, प्लस का E2 करेक्ट है, प्लस का E3 नहीं है, माइनस का E3 होगा तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 3। उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा।